हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ह्यूमैनिटीज़ में। आज की इस वीडियो में अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रीडिंग इंडियन फिक्शन। इसी वीडियो में आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है आपके ड्यू सोल एनसी वेब और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके एग्ज़ाम में आता है सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड की। स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस से। तो 3 यूनिट्स आ रही है आपकी। यूनिट 1 है आपकी E.M. फॉस्टर की, जिसमें एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल के बारे में बताया गया है। यूनिट 2 है आपकी बंकिम चंद्र चैटर्जी, जिसमें आनंद मत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आती है आपकी चमन नहल की आज़ादी। तो यही 3 बुक्स हैं, आपको इन्हीं तीनों बुक्स को डिटेल में पढ़ना है। एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल, आनंद मत और आज़ादी। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इस वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको समझा रखा है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो जो एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल है, ये एक बुक है जो कि बेस्ड है एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर में, जो कि E.M. फॉस्टर ने दिए थे ट्रिनिटी कॉलेज में, जो कि कैम्ब्रिज में 1927 में, जिसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया था इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल की इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। उन्होंने ब्रेक डाउन किए नॉवल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को इनटू 7 की एस्पेक्ट्स में। उन्होंने उनके हर कंट्रीब्यूशन यूनिक है, यूनिक कॉम्प्रिहेंशन है और एप्रिसिएशन है हमारे लिटरेरी वर्क्स का। बाय यूजिंग एग्जांपल्स उनके क्लासिक लिटरेचर हाइलाइट्स करते हैं कि हमारे 7 यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, जो कि डिफ़ाइन किया है। कौन कौन से 7 एस्पेक्ट्स हैं, जो कि स्टोरी, कैरेक्टर, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न और रिदम। ऑथर के बारे में बात करें तो E.M. फॉस्टर एक फाइनेस्ट में से एक राइटर है, एक नॉवलिस्ट है, जिनका पूरा नाम है एडविन मॉर्गन फॉस्टर। इनका बर्थ होता है 1 जनवरी 1879 में और इनकी डेथ हो जाती है 7 जून 1970 में। ये एक इंग्लिश ऑथर है और बेस्ट जाने जाते हैं अपने नॉवेल्स के लिए, जैसे कि इनकी अ रूम विद अ व्यू, ठीक है, हॉवर्ड्स एंड, अ पैसेज टू इंडिया। एंड E.M. फॉस्टर का जो वर्क है वो इन्फ्लुएंशियल किससे है, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल से, जो कि इन्होंने पब्लिश करी थी अपनी 1927 में। इनकी एसे, रिव्यूज़, आर्टिकल्स, पोम्स कलेक्टेड है 2 वॉल्यूम्स में, जिसका टाइटल है एब नाइजर हार्वेस्ट, ठीक है, और 2 चेयर्स फॉर डेमोक्रेसी, जहाँ पे हमारे को उनके आइडियाज़ देखने को मिलते हैं फिक्शंस के बारे में, आर्ट और लिटरेचर के बारे में, ठीक है। 7 एस्पेक्ट की बात करते हैं, कौन कौन से वो स्टोरी, रिदम, कैरेक्टर, पैटर्न, प्लॉट, प्रोफेसी और फैंटेसी, ठीक है। लास्ट स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी जो है ये एक फाउंडेशन होता है एक नॉवल का, ठीक है। ये डिफ़ाइन करता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट को, जो कि प्रॉम्प्ट करता है क्वेश्चंस, जो भी रीडर्स पढ़ रहे हैं नॉवल को उनके मन में प्रॉम्प्ट करता है क्वेश्चन कि व्हाट हैपन नेक्स्ट, अब आगे क्या होने वाला है। फर्स्ट एम्फेसाइज करते हैं कि जब हम स्टोरी को कंपाइल करते हैं तो ज़रूरी होता है मेंटेन करना उस स्टोरी को, जिससे रीडर्स के मन में एक क्यूरियोसिटी हो, एक इंगेजमेंट हो। ये जो स्टोरी है ये ना सिर्फ एंटरटेन करने के लिए होती है, बल्कि सस्पेंस बनाने के लिए होती है, और इससे हमारे को कुछ मोरल मिलता है लास्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो फॉस्टर ने कैरेक्टराइज किया है कैरेक्टर को 2 पार्ट्स में, फ्लैट और राउंड। फ्लैट और राउंड 2 तरीके के हमारे कैरेक्टर होते हैं। फ्लैट कैरेक्टर जो होता है सिंपल होता है और इनके सिर्फ 1 से 2 ही ट्रेड्स होते हैं और ये हम ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये काफ़ी स्टैटिक होते हैं अपने नरेटिव में, ठीक है। आप देखोगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इनका जो नेचर है वो सेम ही रहता है, वो बदलता नहीं। अब जैसे कोई स्ट्रिक्ट है, वो स्टार्टिंग से एंड तक स्ट्रिक्ट ही रहता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे राउंड कैरेक्टर, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और अंडर ईगो डेवलपमेंट होते हैं। इनको पहचानना कभी कभार मुश्किल हो जाता है और ये ऑफन होते हैं मिररिंग रियल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जैसे इनका जो कैरेक्टर होता है वो स्टार्टिंग से एंड तक आते रहते हैं, थोड़ा आपको चेंज देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लॉट की। तो प्लॉट जो है वो डिस्टिंग्विश करता है स्टोरी फ्रॉम द स्टोरी। ये फोकस करता है ऑन द कैजुअलिटी, ऑन हाउ इवेंट्स कैसे हैपन होता है, ठीक है। उससे क्या क्वेश्चन बनता है आपकी स्टोरी से कि अब आगे क्या होने वाला है, व्हाट हैपन नेक्स्ट, और इससे क्या प्रॉम्प्ट होता है क्वेश्चन, वाई इवेंट्स हैपन, नॉट जस्ट व्हाट हैपन्स, ठीक है। तो फॉस्टर एजर्ट करता है ये एक वेल ग्राफ्टेड प्लॉट है, जिससे हम रीडर्स के मन में, इंटेलिजेंट रीडर होते हैं ना, तो उनमें ये रिक्वायर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फैंटेसी की। फैंटेसी के अंदर आपकी इमेजिनेटिव एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन आती है जो कि ट्रांसिस्ट होती है, अपोजिट होती है हमारी ऑर्डिनरी रियलिटी से। हाउएवर फॉस्टर नोट करते हैं कि जो फैंटेसी है ना वो हमेशा मैजिकल नहीं होती। ये मैनिफेस्ट करती है अनयूजुअल नेचर, ऑर्डिनरी थिंग्स और पीपल के अंदर। फैंटेसी जो है
वो एक्सपैंड होती है नैरेटिव की बाउंड्रीज में। ये अलाउ करती है ऑथर को एक्सप्लोर करने के लिए इमेजिनेटिव और सिम्बॉलिक डायमेंशंस ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट बात करें प्रॉम्फेसी की, तो प्रॉम्फेसी एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो कि कन्वे करता है, ये एक ऐसा नैरेटिव है जो कि कन्वे करता है यूनिवर्सल ट्रूथ जिसका डीपर मीनिंग है। प्रॉम्फेटिक एलिमेंट है जो कि एनरिच करता है हमारा नैरेटिव और एम्बर्ड करता है डीपर मीनिंग जिसके अंदर छुपा होता है हमारा डीपर मीनिंग। नेक्स्ट ये ऑफर करता है रीडर्स को प्रोफाउंड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारे जो ह्यूमन की कंडीशन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न जो है वो नॉवल के अंदर रेफर होता है एक आर्किंग स्ट्रक्चर। बेसिकली जो आपकी स्टोरी का स्टेप और स्ट्रक्चर क्या है हम उसको पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न दो तरीके के होते हैं, एक सर्कुलर पैटर्न और एक हार ग्लास स्ट्रक्चर, जिससे रीडर के अंदर कॉम्प्रिहेंड होता है एक स्टोरी प्रोग्रेशन और एक थीम बनती है। ठीक है, थीम बनती है। पॉजिटिव क्वेश्चन करता है पैटर्न जो होता है ना स्टोरी के अंदर वो नेचुरली फॉर्म होता है नरेटिव से, तो ये इंश्योर करता है ऑथेंटिसिटी और डीपर रेदर देन, यानी बनाया गया और सच्चा अपना आप नेचुरली आता है। अगर आप फोर्स करोगे ना तो वो रियल नहीं लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट के, जिसका जो है रिदम रिप्रेजेंट होता है किसी चीज़ का रिपीट होना, यानी रिपीटिशन होना मोटिव्स का, थीम्स का, और जिससे एक यूनिटी बनना, सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट होना। ये एस्पेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है आपका रिपीटिशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, वेरिएशन, ठीक है, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन भी हो सकती है, और एडिंग लेयर का ऐड होना ऑफ मीनिंग, इमोशनल रेसोनेंस, जिससे अगर कोई चीज़ रिपीट होती है, ठीक है, कोई चीज़ अगर रिपीट होती है तो वो एक रिदम बनाती है। आप पोम पढ़ोगे तो कोई ऐसा वर्ड होता है जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो फिर यहाँ पे भी रिपीट होगा, एक रिदम बनती है, तो इसी को रिदम बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने जेंडर इशू इन द नॉवल आनंदमठ। अब ये दूसरा नॉवल है आपका आनंदमठ जो कि बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखी है। तो ये जो इशू है आपके जेंडर का नॉवल आनंदमठ में, ये बंकिम चंद्र चैटर्जी ने बताया कि कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड है। ये जो नॉवल है रिप्रेजेंट करती है एक ट्रेडिशनल और पेट्रियार्कल व्यू जेंडर रोल्स का, यानी पेट्रियार्कल सोसाइटी हमारे को देखने को मिलती है। इसके अंदर चैलेंजेस होते हैं काफ़ी सारे, नॉर्म सबटल वे में हमें देखने को मिलता है। ऑन द वन हैंड एक साइड में तो हमारे को देखने को मिलता है कि जो नॉवल है वो प्रेजेंट करती है एक हाईली जेंडर्ड व्यू ऑफ सोसाइटी, जिससे हमारे को क्लियर डिफरेंट बिटवीन दिखता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन, यानी डिफरेंस दिखता है मेल और फीमेल के बीच में कैसे डिफरेंस होता है, इनइक्वालिटी। मैन जो है वो डिपिक्ट करते हैं वॉरियर्स और प्रोटेक्टर्स, वाइल जो वुमेन है वो पोर्ट्रे होती है एज वाइफ, मदर्स और होम मेकर। वुमेन जो उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ओबीडेंट हो, सबमिसिव हो और डिवोटी हो, डिवोट करे किसे, हस्बैंड को माने, जैसे पूजा करे वगैरह, और फैमिलीज का ख्याल रखे। फॉर एग्जाम्पल ये जो करेक्टर है आपका शिवाजी की वाइफ, वो पोर्ट्रे करती है कि वो एक डिवोटी है और ड्यूटीफुल वाइफ है, सपोर्ट करती है अपने हस्बैंड को उस फाइट में जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो रही होती है। ऑन द अदर हैंड हमारे को दूसरी तरफ दिखता है जो नॉवल है वो चैलेंज करती है जेंडर्स नॉर्म सबटल वे में, जैसे कि आप कल्याणी देखोगे, कल्याणी एक करेक्टर है जो कि इनिशियली डिपेक्ट होता है एक सबमिसिव और ओबीडेंट वाइफ, अल्टीमेटली चूज़ करती है, खुद ही चूज़ करती है कि वो सेक्रीफाइस कर रही है, अपनी लाइफ का ही सेक्रीफाइस कर रही है, ठीक है, अपने नेशन के चलते अपने आप को ही सेक्रीफाइस करे नेशन के कारण, तो वो सेक्रीफाइस करती है अपना पोर्ट की, हमारे को दिखता है ब्रेवरी दिखती है उसकी और हीरोइज्म कैरेक्टर दिखता है। तो ये चैलेंजिंग है ट्रेडिशनल व्यू, ये चैलेंज करता है हमारी वुमेन्स का ट्रेडिशनल व्यू एक पैसिव और सबमिसिव वे में। सिमिलरली जो कैरेक्टर आपका महेंद्र की वाइफ, ठीक है, महेंद्र की वाइफ वो डिपेक्ट करती है एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन जो कि इतना कुछ होने के बाद भी रेडी रहती है सर्वाइव करने के लिए, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं फिर भी वो अपने आप को डिपिक्ट करते हैं कि वो रिसोर्सफुल है, यानी उसके पास सारी चीज़ें हैं और वो रिसाइलेंट होती है। नाउ जो चैलेंजिंग करती है, ये क्या चैलेंजिंग करती है ट्रेडिशनल व्यू ऑफ वुमेन कि वो डिपेंडेंट और हेल्पलेस नहीं है। ओवरऑल करें तो ये जो नॉवल है रिप्रेजेंट करती है एक ट्रेडिशनल और पेट्रियार्कल व्यू ऑफ जेंडर रोल्स का, ये और भी चैलेंज करती है हमारे कुछ नॉर्म्स सबटल्स वे में। ये जो नॉवल है वो पोर्ट्रेट करती है कि वुमेन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है और रिसोर्सफुल है, और रिफ्लेक्शन है हमारे चेंजिंग सोशल कल्चर नॉर्म्स में। ये एक रिमाइंडर है हमारे जेंडर रोल्स के लिए कि फिक्स नहीं है और इम्यूटेबल है, ठीक है, यानी कि जो चेंज होती रहती है, रिजिड नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम इन आनंद।
तो ये जो वंदे मातरम, इसको वंदे मातरम नहीं है, ये वंदे मातरम, फिर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो सॉन्ग है इट्स नॉट वंदे मातरम, वंदे नहीं है ये वंदे। ये वंदे मातरम जो सॉन्ग है उसको लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वैसे चट्टोपाध्याय इनको हिंदी में बोला जाता है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनसे चट्टोपाध्याय तो बोला नहीं जाता था, तो वो चैटर्जी बोलते थे। हमारा मोटिवेटिंग सॉन्ग का, जिससे हमारे मेंबर जो है और ऑर्डर है हमारे चिल्ड्रंस ऑफ मदर इंडिया का, ऑर्डर टू मदरलैंड, जो कि बना हमारे इंडिया का नेशनल सॉन्ग, हमारे नेशनल सॉन्ग है ये सॉन्ग। इस सॉन्ग के अंदर हमारे जो नॉवल के अंदर पॉन्डर देखने को मिलता है, पोंडर ओवर देखने को मिलता है, सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है हमारे को इस कंटेक्स्ट का, इस कॉम्पोजिशन के। चैटर्जी की बात करें तो इनका बॉर्न हुआ था जून 26, 1838 में, और इनकी डेथ हो गई थी अप्रैल 8, 1894। ये एक प्रोमिनेंट बंगाली पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, एसेलिस्ट थे और जर्नलिस्ट थे। ये बेस्ट जाने जाते थे अपने पेट्रियोटिक एंथम के लिए, जो कि हमारा वंदे मातरम है। एंथम नहीं है, सॉन्ग है, ठीक है, सॉन्ग है, नॉट एंथम। नेक्स्ट विच बिकम अ रेलिंग क्राई, ये एक रेलिंग क्राई बन गया हमारे इंडियन के इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, जो कि लेटर हमने इसको अडॉप्ट किया इंडियाज़ का नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम की बात करें, एक सिग्निफिकेंट फेस है जिसको फाउंड किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी नॉवल आनंद मठ में। तो सिंबल है हमारे मदरलैंड का। वंदे मातरम पर्सोनिफाई करता है हमारे इंडिया को, एज मदर फिगर देता है, सिम्बोलाइज करता है अपने पास्ट की ग्लोरी और प्रेजेंट की सफरिंग के बारे में। नेक्स्ट, एसोसिएशन विद हिंदू डाइटिस, जो पंपकिन ने बहुत क्लेवरली तरीके से हमारे इस सॉन्ग को कनेक्ट किया हमारे मदरलैंड से। पेट्रियोटिज्म की फीलिंग जो है वो लोगों के मन में जागे। हमारे हिंदू गॉडेस जैसे दुर्गा, काली, इनका यूज़ करके इस कॉन्सेप्ट, नेशन के कॉन्सेप्ट को जोड़ा है हमारे रिलीजन और स्पिरिचुअल का सिग्निफिकेंस बता के। नेक्स्ट बात करें नेशनलिज्म एंड रिलीजन फ्यूजन, तो जो इनकॉर्पोरेशन है ऑफ रिलीजन एलिमेंट्स, ठीक है, नरेटिव में लाना, एलिमेंट को हमारे नरेटिव नेशन में लाना, ये एलिवेट करता है हमारे नेशनलिज्म को, नेशनलिज्म की फीलिंग्स को जगाता है। और बंकिम ने स्ट्रैटेजिकली यूज़ किया हिंदू सिम्बोलिज्म एज ए नेशन को मदर फिगर दे के डेमोन्स्ट्रेट किया, इन्फ्लुएंस किया हमारे नेशनल मूवमेंट को। ये जो सॉन्ग है, जब लोग लड़ रहे हो तो ये सॉन्ग गाते थे उनके अगेंस्ट, जैसे प्रोटेस्ट दिखाने के लिए। ये एक मोटिवेट पावर था, रिलीजियस नोशन था, जिससे इम्पैक्ट पड़ा हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट में। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परसेप्शन, इससे परसेप्शन में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। बंकिम ने पोर्ट्रे किया हमारे मदरलैंड को एज स्केयर एलाइटी वर्दी। स्केयर्ड क्या होता है, पवित्र माना जाता है। नेशन ट्रांसफॉर्म फॉर परसेप्शन ऑफ नेशन इटसेल्फ, यानी कि कहा कि जो सिर्फ नेशन की बात नहीं, हमारे खुद की रिलीजन की भी बात। तो इसमें क्या कहा, जो हमारे नेशन है वो हमारी मदरलैंड है, यानी कि हमारी भारत माता है। तो ऐसे लोगों का परसेप्शन जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया। अभी तो जैसे ये वंदे मातरम जो है बंगाली में, लेकिन इससे पहले ये फर्स्ट जब पब्लिश हुआ था तो ये आपका नॉवल आनंद मठ में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि आपका सन्यासी रिबेल। तो सन्यासी रिबेल क्या है, ये डिपिक्ट करता है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की नॉवल आनंद मठ में। ये होल्ड करता है हमारा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, एक प्राइवेटल इवेंट ड्यूरिंग द इंडिया, जिनमें जब हमारा कॉलोनियल पीरियड चल रहा था। तो आनंद मठ तब पब्लिश हुई थी हमारी 1882 में। तो ये एक नेशनलिस्ट नॉवल है। हमारे को सन्यासी रेबल भी देखने को मिलता है इसमें, ठीक है, जिसने प्लेस लिया लेट 18th सेंचुरी में, जो कि हुआ था बैकड्रॉप ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म। ये पोर्ट्रे करता है एफर्ट्स ऑफ, जो कि हमारे एंसेस्टेंट्स, क्या होता है, सन्यासी को बोला जाता है, ठीक है, सन्यासी लोगों ने जो एफर्ट्स किए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है, उनके जो ऑप्रेसिव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल करी थी बंगाल में, उनके अगेंस्ट था। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सन्यासी रिबल, यानी कि जो सन्यासी ने रिबल किया था आनंद मठ में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उसका हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म। तो जो सन्यासी डिपिक्ट करते हैं एज ब्रेव सेल्फलेस वॉरियर इस नॉवल में, ये सिंबलाइज करते हैं अपना स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉ। तो रिजेक्ट करते हैं ब्रिटिश की अथॉरिटी को और फाइट करते हैं अपने लैंड के लिबरलाइजेशन के लिए, फ्रीडम के लिए फ्रॉम कॉलोनियल रूल। नेक्स्ट, सिम्बोलिज्म ऑफ नेशनलिज्म। तो ये जो नॉवल है ये रेबेलियन, और जो रेबेलियन है ये सर्व करते हैं एक सिंबल ऑफ हमारे नेशनल के सेंटिमेंट्स को, जो आइडिया है हमारा सेक्रीफाइसिंग का, जिनके लिए अच्छे के लिए हम सेक्रीफाइस करने के बारे में बताया गया। जो सन्यासी का स्ट्रगल है, ठीक है, ये एम्बॉडीज करते हैं, यानी कि ये स्पिरिट बताता है हमारे को पेट्रियोटिज्म की फीलिंग और जो डिवोशन है हमारा मदरलैंड के लिए। नेक्स्ट,
पोर्ट्रेयल ऑफ सन्यासी एज फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पे सन्यासी को एक फ्रीडम फाइटर का पोर्ट्रे भी बताया गया है। ये जो सन्यासी है एंसेस्टिक है, हमारे हिंदू मौके डिपिक्ट करते हैं, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस और पेट्रियोटिज्म। ये रीअनाउंस करते हैं हमारे पीसफुल रिलीजियस को और सोशल कल्चर कंटेक्स्ट। नेक्स्ट जो रेबेलियन है वो कनेक्शन दिखाते हैं हमारे विद सन्यासी ऑर्डर के साथ। एक रीजनल सेक्ट में हाईलाइट करता है हमारा इंटरट्विनिंग ऑफ रीजनल फेवर विद पॉलिटिकल स्ट्रगल के साथ अगेंस्ट द कॉलोनिज्म, यानी कि रीजनल फेवर के साथ हमारे पॉलिटिकल स्ट्रगल जो भी हो रहा है उसका एक ट्विनिंग कर रहा है हमारे रीजनल फेवर में। ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है हमारे डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूनाइटेड इन। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग, आपको पता है इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो कितने सारे अलग अलग रिलीजन है, तो ये उन अलग अलग रिलीजन को यूनाइट करता है फाइट करने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ताकि आपको फ्रीडम मिले अपने मदरलैंड में ब्रिटिशर्स से। इम्पैक्ट क्या आता है हमारा इंडियन लिटरेचर और नेशनल आइसनेस में। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पोर्ट्रे करते हैं सन्यासी के लिबरल को आनंद मठ में, प्रोफाउंड करते इम्पैक्ट हमारे इंडियन लिटरेचर में क्या पड़ा, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया जिससे डेवलपमेंट होती है हमारी नेशनलिस्ट थॉट, अवेक किया हमारे नेशनलिस्ट कंसाइन अमंग्स्ट इंडियन। इंस्पिरेशन है हमारे नेशनलिज्म। तो आनंद मठ जो वो पोर्ट्रे करता है हमारे सन्यासी रिबल जिसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया एवोक करने के लिए, मतलब लोगों के नेशनल सेंटिमेंट्स को जगाने के लिए इंडियंस के अंदर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वर्क जो है इंक्लूड हिज कॉम्पोजिशन ऑफ वंदे मातरम, लेटर अडॉप्ट किया था हमने स्लोगन, इसके एक स्लोगन की तरह भी हमने यूज़ किया था अपने इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में। जो लोग सन्यासी का रिबल भी कर रहे थे वो भी सॉन्ग को गा रहे थे। नेक्स्ट, अब जो रोल है आपका वुमेन का जो पोर्ट्रे हुआ है आनंद मठ में, आनंद मठ की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है इसमें, ठीक है। तो जो नॉवल है वो शोकेस करती है हमारे वुमेन को एज ब्रेव, करेज, पेट्रियोटिक और डेलिकेट बताती है टू द कॉज ऑफ नेशन के फ्रीडम से। नेशन के खिलाफ लड़ते लड़ते जो वुमेन है वो ब्रेव है, वो कंट्रीब्यूट करती है इस मूवमेंट में एक्टिवली मैन के साथ। मैन तो कर रहे हैं, अलोंग वो भी कर रहे हैं। तो ये शोकेस करते हैं उनकी ब्रेवरी को, उनकी कमिटमेंट को टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए। नेक्स्ट, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग फिगर हमारे को देखने को मिलती है कि वुमेन्स जो सपोर्ट कर रही है अपने हस्बैंड को, जिसके कारण जो नेशन की किसके लिए, नेशन की फ्रीडम की स्ट्रगल के लिए वुमेन्स जो है सपोर्ट कर रही है अपने हस्बैंड को। ये एग्जिबिट करते हैं उनकी इनर स्ट्रेंथ को और रिसाइलेंस, डिस्पाइट उन्होंने फेस किए काफ़ी सारे चैलेंजेस। डिपिक्शन है हमारे वुमेन का आनंद मठ में, ये इन्वॉल्व करता है हमारे सिंबल ऑफ मदरहुड, पोर्ट्रे करती है सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ और रिसाइलेंस को। सेक्रीफाइस अकेन टू द मदर लैंड इटसेल्फ, खुद को सेक्रीफाइस करना अपने मदर लैंड के लिए। यहाँ पे मेटाफोर का आप देखो कि लिटरेशन है उसका यूज़ हुआ है, ठीक है। जैसे हम कंपेयर करते हैं ना तो मेटाफोर का यूज़ होता है, यहाँ पे मेटाफोर का यूज़ किया गया, लिंक किया गया है नेशन को। नेक्स्ट, चैलेंजिंग जेंडर रोल्स। कौन कौन से चैलेंजिंग हमारे को जेंडर रोल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो वुमेन है आनंद मठ में वो डिपिक्ट की गई स्ट्रॉन्ग और सेक्रीफाइसिंग इंडिविजुअल, वो ऑफर करती है एंड्योर करने के लिए अपनी हार्डशिप अलॉन्ग देयर मेल काउंटर पार्ट्स हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शिवाजी की वाइफ कल्याणी, ये मैं आपको बता चुकी, वो उन्होंने इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है, कैसे वो सपोर्ट करती है अपने हस्बैंड को मिशन। तो ये चैलेंजिंग करती है हमारी इक्वालिटी को और कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। तो जो नॉवल है वो सबली बताती है, सजेस्ट करती है कि इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ पे हमारे को फ्रीडम की स्ट्रगल में इक्वालिटी देखने को मिलती है कि सिर्फ मैन ही सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, मैन ही फाइट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वुमेन भी फाइट कर रहे हैं। वाइल कुछ वुमेन जो है इंगेज है हमारे हाउस होल्ड ड्यूटीज़ में और कुछ पार्टिसिपेट कर रही है हमारे फाइट ब्रिटिश के खिलाफ फाइट में। हाईलाइट करती है कैपेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूट बियॉन्ड ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स। नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन आनंद मठ में डिपिक्ट। तो देखो ये ना चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो मैं ये नहीं बताऊंगी, देखो ये सारी चीज़ें वही है, ब्रेव, रिफोर्सफुल, ये पता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन एज द वर्स्ट विक्टिम ऑफ वायलेंस एंड राइट्स इन द नॉवल आज़ादी। तो ये हमने अभी तक पढ़ा था आनंद मठ में, अभी आज़ादी है, तो ये न्यू टॉपिक्स है। वुमेन का आपके से दो चीज़ों में पूछ सकता है, एक आनंद मठ में और एक आज़ादी में, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। चमन लहल की जो नॉवल है आज़ादी, उसमें पार्टीशन के बारे में बता रखा है जो कि 1947 में हुआ था। वो सर्व करता है एक बैकड्रॉप अगेंस्ट जो ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ है, ये टॉर्न अपार्ट वुमेन्स में पर्टिकुलर जो कि बियर होती है ब्रंट ऑफ वायलेंस क्योस जो कि इंश्योर करता है। नेक्स्ट जो नॉवल है वो पोर्ट्रे करती है इमर्स सफरिंग और जो ब्यूटल फेस की वुमेन्स में ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो भी
ट्रांजिशन पीरियड है आपका, पार्टीशन से पहले पार्टीशन के बाद का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें फेस की उसके बारे में बताया गया है। थ्रू द करेक्टर के थ्रू आपको पता चलता है इवेंट जो डिपिक्ट करते हैं हमारे आज़ादी में चमन लहर, ठीक है, एम्फोसिस करते हैं काफ़ी सारे इम्पैक्ट पार्टीशन के जो कि वुमेन के ऊपर है, फिक्स करते हैं वर्स्ट विक्टिम जो है वायलेंस और राइट के। नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन्स वर्स्ट विक्टिम कैसे हमारे वायलेंस और राइट में। तो जो नॉवल है वुमेन डिपिक्ट हुई एज अ प्राइमरी विक्टिम, उनको जेंडर वायलेंस सहना पड़ता है, ऑफेंस ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट ड्यूरिंग द कम्युनल राइट। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है आपका वो हाईलाइट करता है वर्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन। ये जो टाइम था जो बनता है जहाँ पे वो टारगेटेड बनती है, उनके साथ क्राइम्स होते हैं, जो वायलेंस था अगेंस्ट वुमेन का, ये ना सिर्फ फिजिकली था बल्कि साइकोलॉजिकली भी ट्रॉमेटिक था, वो लीव कर देती है, ठीक है, एज इट लीव। ये कहाँ तक रहता है, जो ट्रॉमा होता है वो हमारे लास्ट एक सोसाइटियल सिग्मा हमारे को देखने को मिलता है कि एक्ट करती है वायलेंस जो कि यूज़ होता है एज अ टूल ऑफ ह्यूमिलेशन और कंट्रोल। ये एम्फेसाइज करती है अपने एक पैट्रियार्कल माइंडसेट में, ठीक है, जो कि देखता है कि वुमेन जो है वो बैटल ग्राउंड में अपने ऑनर के लिए लड़की है, अपने रिवेंज के लिए। पार्टीशन से हमारे को डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है। पार्टीशन के बाद पार्टीशन जब आता है तो वो एक डिस्प्लेसमेंट लेके आता है जहाँ पे वुमेन जो है सफ़र करती है डिपेंडेंसी, ठीक है, तो वो डिपेंडेंट बन जाती है अपनी पैट्रियार्कल सोसाइटी में, यानी मेल में डिपेंडेंट बन जाती है। वुमेन फेस करती है एडिशनल बर्डन ऑफ लूजिंग देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी खो देती है, डिग्निटी खो देती है ड्यू टू सोशल स्टिग्मा, वो अटैच हो जाती है सेक्सुअल वायलेंस में और अबडक्शन। सर्वाइवल ऑफ सच वायलेंस, वो सर्वाइवल से जो कि इस वायलेंस से सर्वाइव कर रही हैं। नेक्स्ट जो आपकी ये नॉवल है ये इलस्ट्रेट करती है आपकी सोशल टेंडेंसी, व्यू बताती है आपकी वुमेन्स का, ठीक है, कैसे ट्रीट करती है सोसाइटी, उन्हें डिसऑनर करती है, उनकी लॉस हो जाती है उनकी आइडेंटिटी। और ये सिर्फ पर्सनल नहीं है, ये कम्युनल। पार्टीशन जो है वो वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट लेके आता है, जिसमें वुमेन जो है वो क्रूशल थीम है हमारी आज़ादी। नॉवल है वो नॉवल बताता है हमारे को मेंटल हेल्थ के बारे में और जो स्ट्रगल होता है हमारे वुमेन्स के साथ नेस करते हैं इमेजिनेबल हॉरर्स, यानी जो हम सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें भी वुमेन्स के साथ हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉमा की, तो ये सारा वही है जो मैंने आपको बता दिया, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो कि हमारी आज़ादी बाय चमन लहर, ठीक है, आज़ादी बाय चमन लहर। तो ये देखिए चमन लहर ने ये एक पोइग्यानेंट नॉवल है जो कि सेंटर करती है, जो कि किसके अराउंड घूमते हैं, हमारे पार्टीशन ऑफ इंडिया जो कि 1947 में हमारे को होता है, ठीक है। स्टोरी रिवॉल्व्स करती है अराउंड द लाला काशीराम, एक ग्रेन मर्चेंट जो कि सिलाकोट में रहते हैं वेस्ट पंजाब में, और जो कि अब पाकिस्तान में है पार्टीशन के बाद, जो कि एक पाकिस्तान का पार्ट बन जाता है। तो इसमें उनका एक्सपीरियंस बताया गया है कि कैसे उन पार्टीशन उनके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ लेके आया और कैसे उन्होंने सर्वाइव किया। उनकी फैमिली हॉरोइंग एक्सपीरियंस कैसे करती की थीम क्या है, पार्टीशन इम्पैक्ट करता है नॉवल ग्राफिकली डिपिक्ट करता है ट्रेजिडीज़, ठीक है, आफ्टरमेथ और पार्टीशन में। आफ्टरमेथ नॉवल के 3 पार्ट हैं, तो जिसमें आफ्टरमेथ जो है उसमें पार्टीशन की बाद की चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसमें फोकस करता है इम्पैक्ट जो कि सिलाकोट में लोग रहते हैं उन पर क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट लाला काशीराम की जर्नी के बारे में बताई गई है, प्रोटैगनिस्ट फैमिली के बारे में, जो कि फोर्सफुली उनको फोर्स किया जाता है अपने घर को छोड़ने के लिए और माइग्रेट होने के लिए इंडिया में, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो रहे हैं। वॉयलेंस एंड ट्रॉमा नहर वाइवरली डिस्क्राइब करता है पार्टीशन के थ्रू वॉयलेंस, डिसलोकेशन, ट्रॉमा उन्होंने एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि मिलियंस लोगों ने फेस किया ड्यूरिंग दिस पार्टीशन। नेक्स्ट हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बताओ तो जो नॉवल है वो इनकॉर्पोरेट करती है हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स, फिगर्स बताती है जैसे कि गांधी, नेहरू, जिन्ना, हाईलाइट करती है इनके रोल्स पार्टीशन में। नेक्स्ट बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ सिग्निफिकेंस की, जो नॉवल है डिवाइडेड 3 पार्ट्स में, लर्न, स्टॉर्म और आफ्टरमैथ। तो ये डिटेल है पार्टीशन की कि कैसे इम्पैक्ट हुआ। आज़ादी की बात करूँ तो वॉन करती है, इस आज़ादी को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, ये एक फेडरेशन है हमारे इंडियन पब्लिशर अवार्ड। नेक्स्ट बात करूँ चमन लहर का वर्क कंसीडर करता है एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हमारे लिटरेचर में ऑफ पार्टीशन के बारे में जो उन्होंने बताया, ड्रॉ करता है उनके पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि सिलाकोट में रहते थे, उन्होंने अपने तरीके से एक मिरर इमेज हमारे को बताई, रिफ्लेक्ट किया एक सोसाइटी में। नेक्स्ट अगर आपको इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ना है, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अगर आपको इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने यहाँ पे सारी लिख दी है नोट्स में। अगर आपको इस नोट्स के PDF को डाउनलोड करना है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को
ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और आपको ये नोट्स की PDF फ्री में मिल जाएगी। ये बहुत लंबा हो जाएगा, और अगर आपको ये चाहिए होगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में इस स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे डायरेक्ट समरी पूछ ली जाती है कभी कभार, तो इतना लंबा है, मैं इसको अलग सी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ये पूरी नॉवल है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है नॉवल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। कैसे जो नॉवल है हमारे को सोसाइटी का रिफ्लेक्शन के बारे में बताता है। तो जो नॉवल है ये एक लिटरेरी जेनरे है जो कि सर्व करती है हमारे को मिरर सोसाइटी का, ठीक है। ये कैप्चर करती है हमारे कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रियलिटीज़ अपने टाइम, बताती है वैल्यूज, स्ट्रगल्स और एस्पिरेशन ऑफ डिफरेंट एरास। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखिए जो नॉवल है वो ऑफर करती है, नॉवल ऑफन रिफ्लेक्ट क्या करती है, हिस्टोरिकल कंडीशंस, ठीक है, अपने टाइम की। प्रोवाइड करती है हमारे को कुछ जिप्सेंस ऑफ इनटू द लाइफ्स एक्सपीरियंस जो कि पीपल ने एक्सपीरियंस किया अपने अलग अलग पीरियड में। नेक्स्ट, सोशल क्रिटिक्स एंड रिफॉर्म। जो काफ़ी सारे नॉवेल्स हैं उसमें हमारे को क्रिटिक्स देखने को मिलते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स जैसे चैलेंजिंग जेंडर इक्वालिटी, रेसिज्म, कास्ट और हैरास्ड, रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चरल वैल्यूज। तो जो ऑफर करती है इंसाइट कि लोगों को कैसे व्यू, ठीक है, वर्ल्ड को लेके। नेक्स्ट, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। नॉवल जो एक्सप्लोर करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप और कैसे सोसाइटल के एक्सपेक्टेशन है, प्रेशर जो कि इंडिविजुअल के ऊपर होता है, इमेजिनेशन। तो जो नॉवल होती है रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी की इमेजिनेशन, ऑल्टरनेटिव रियलिटीज़, ठीक है, मतलब जो रियलिटीज़ है उसको लेकर हम अपनी इमेजिन से एक स्टोरी बनाते हैं, उसके बारे में बताया गया, क्रिटिक्स के बारे में, वार्निंग के बारे में, अबाउट करंट सोसाइटी ट्रेंड, ठीक है। रिफ्लेक्ट करती है अभी जो हमारे करंटली जो भी चीज़ें चल रही है, जैसे कोविड चल रहा था, तो कोविड को रिलेटेड में मैं कोई स्टोरी बना दूँ तो ये रिफ्लेक्ट ही तो कर रही है सोसाइटी में कि क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे थे, क्या क्या लोगों ने क्या क्या चीज़ें फेस करी। नेक्स्ट नॉवल जो एक डायनेमिक और मल्टी फेसेड जेनरे है जो कि एंटरटेन करता है, एजुकेट, हमारे को शिक्षा देता है, बताता है उसके बारे में, प्रोवोक करता है, हमारे मन में थॉट्स आते हैं। नॉवल जो है रिफ्लेक्ट करता है हमारी सोसाइटी के क्रिटिक्स को, और नॉवल प्रोवाइड करती है हमारे को वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू ह्यूमन के कंडीशंस के बारे में, कल्चरल नॉर्म्स के बारे में, हिस्टोरिकल रियलिटीज़ के बारे में बताती है। ये सर्व करती है दोनों रिकॉर्ड सोसाइटी वैल्यूज़ के, और एक टूल है जो कि हम एग्जामिन करते हैं और इनसे चैलेंज के बारे में बताते हैं। ये रिफ्लेक्शन जो है हमारे लिटरेचर में जो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ये इसको एसेंशियल बनाती है मीडियम फॉर सोशल रिफ्लेक्शन चेंज के मीडियम। दैट इज़ फॉर दिस वीडियो। यहीं पे आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे और पूरी PDF मिल जाएगी। वहाँ से आप इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, और आप मेरे YouTube के चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।